वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपनी इस क्लास में हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे। अपनी फोर गोइंग लेक्चर में हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी पढ़ा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा। एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज करता हूँ आपके सामने। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमें बर्थ से मिलती है, नॉन पैथोजन स्पेसिफिक होती है, बैरियर के बेसिस पर काम करती है। अगर मैं बैरियर की बात करूँ आपसे तो इनेट इम्यूनिटी में बैरियर्स क्या क्या होते हैं, लाइक फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड लास्ट वन इज व्हाट, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन एक स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो क्या बनाते हैं, कब बनता है वो, जब कोई वायरल इन्फेक्शन हमारे सेल में हो रहा होता है तो हमारी सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, आप इतना जानते हो। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। और मैंने आपको एक बात भी बताया था और कि अगर प्लांट की सेल में ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है किसी वायरस का तो प्लांट भी एक प्रोटीन बनाता है नोन एज फाइटोएलेक्सिन, राइट। दूसरी बात हमने आपसे की थी कि अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो चीज़ें आपको समझनी होगी कि यहाँ पर पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगी। और अगर मैं आपसे इन्फेक्शन की बात करता हूं तो इन्फेक्शन, अगर मान लीजिए दिस इज एन एंटीजन, अगर ये एंटीजन है कोई, तो ये एंटीजन कहाँ कहाँ इन्फेक्शन कर सकता है आपकी बॉडी में, आपको पता है। एक तो ये बॉडी फ्लूइड में जा सकता है, इसका इन्फेक्शन बॉडी फ्लूइड में हो सकता है। दूसरा, कोई भी एंटीजन विद इन सेल के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है। ऐसी दोनों स्थितियों को देख करके एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अगर इन्फेक्शन कहाँ पर है, बॉडी फ्लूइड में है, तो यहाँ पर डायरेक्टली एंटीबॉडीज से काम चल जाता है और इसको आप क्या बोलते हो, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और अगर कोई भी इन्फेक्शन किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पर डायरेक्ट एंटीबॉडी से काम नहीं चलता, वहाँ पर टी सेल का रोल आता है। जस्ट एक लुक देखते हैं उसका। मान लेते हैं हमारे पास ये एक टिश्यू है जहाँ पर कुछ एंटीजेनिक इन्फेक्शन हुआ है, लाइक दिस, ये एंटीजन ने इन्फेक्शन कर रखा है और आपकी बी सेल ने इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद इसके अगेंस्ट क्या बना दिया है, एंटीबॉडीज़ बना दी हैं। लेकिन ये एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन पर तब काम कर पाएंगे जब ये एंटीजन इस सेल से बाहर निकलेगा। यानी हम बात कब की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर इन्फेक्शन कहाँ पर है, विद इन सेल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो टी सेल है ये एक्टिवेट करेगी, टीसी सेल बना देगी। टीसी सेल का काम क्या होता है आपको पता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल, जो एक केमिकल निकालेगी दैट इज परफोरिन, और ये परफोरिन यहाँ पर जा करके इस सेल को ब्रस्ट कर देगा और जैसे ही ये एंटीजन बाहर आएंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन के थ्रू इस एंटीजन को या तो सॉल्युबलाइज कर लिया जाएगा या फिर प्रेसिपिटेट कर लिया जाएगा, राइट। तो आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर इन्फेक्शन कहाँ पर है, बॉडी फ्लूइड में है, तो वहाँ पर बी सेल ने सीधे एंटीबॉडीज़ बना करके एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के थ्रू एंटीजन को किल कर दिया, राइट। अगर कोई इन्फेक्शन कहाँ है, विद इन सेल है, तो टी साइटोटॉक्सिक सेल का काम आता है और टी साइटोटॉक्सिक सेल इस इन्फेक्टेड सेल्स को ब्रस्ट करके एंटीजन्स को बाहर निकालती हैं और फिर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के थ्रू इनको किल किया जाता है। यानी ये इम्यून रिस्पांस आपको नज़र आ रहा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ यह समझनी है कि मान लीजिए ये जो एंटीबॉडी बनी है, सपोज करिए ये जो एंटीजन मैंने बताया ये कोई बैक्टीरिया है, मान लो एक्स स्पीशीज़ की बैक्टीरिया है ये, तो ये एंटीबॉडी इसी स्पीशीज़ की बैक्टीरिया के लिए होगा। अगर वाई स्पीशीज़ की बैक्टीरिया आ जाए तो हो सकता हो ये एंटीबॉडी उतनी इफेक्टिव ना हो, राइट। दूसरी बात,
यानी आपने क्या देखा कि ये जो एंटीबॉडीज बनी इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन, दैट्स वाई दिस इम्यूनिटी इज नोन एज व्हाट? नहीं, एक्वायर्ड तो है ही, इसको और क्या कह सकते हैं कि ये है पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, राइट। अब यहाँ तक ये हमने लास्ट क्लास में अपने पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। लेट मी रब द बोर्ड। अपनी लास्ट क्लासेस में किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़े, चलिए। एक्टिव इम्यूनिटी, इसके पहले दो चीज़ें समझते हैं बच्चों। हम एंटीजन के बारे में अगर देखें तो एक एंटीजन के पास बेसिक दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं होस्ट में आने के बाद। जब कोई एंटीजन, सपोज करिए दिस इज एन होस्ट, कोई सेल है ये, जहां पर ये कोई एंटीजन है जिसने इन्फेक्शन किया है, ये एंटीजन है जिसने यहां पर इन्फेक्शन किया। तो सेल में आने के बाद एंटीजन के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। एक तो एंटीजन अपने आप को एक्सप्रेस करता है कि मैं आ गया हूं, और दूसरा डिजीज कॉज करता है वया एंडोटॉक्सिन। तो आप देखेंगे अगर एंटीजन के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो एंटीजन के पहला कैरेक्टर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजेनिसिटी, और सेकेंड वन इज पैथोजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी का मतलब होता है कि अगर एंटीजन होस्ट में अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जा रहा है तो ये क्या कहलाता है? एंटीजेनिसिटी। और पैथोजेनिसिटी वो कैरेक्टर है एंटीजन का, मीन्स डिजीज कॉज करना, होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करना, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंटीजन है जिसके पास दोनों कैरेक्टर हैं, दैट इज एंटीजेनिसिटी एंड पैथोजेनिसिटी, और ये एंटीजन अगर इस सेल के अंदर आ रहा है तो अपने आप को एक्सप्रेस भी करेगा। और आपको ये भी पता है ना कि एंटीजन का पूरा एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिला सकता। एंटीजेंस में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजेनिक होते हैं, राइट। तो अगर ये एंटीजन जिसके पास एंटीजेनिसिटी है, पैथोजेनिसिटी दोनों है, अगर इसने इस सेल में इन्फेक्शन किया तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये सेल में, इस सेल में इम्यून रिस्पॉन्स जरूर आएंगे। क्या आएंगे? इम्यून रिस्पॉन्स जरूर आएंगे। और अगर ये एंटीजन रह गया यहाँ पर तो डिजीज भी कॉज हो जाएगा, राइट। चलिए, आपने देख लिया कि इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये पॉसिबिलिटी होंगी। अब मैं आपसे अगर ऐसा कहूँ कि अगर किसी एंटीजन को हमने हीट किल्ड कर दिया, क्या कर दिया? हीट किल्ड, मान लो बॉयल कर दिया इसको। बॉयल करने से क्या होता है ना, एंटीजन में जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, स्टेराइल हो जाते हैं, राइट। क्या हो जाते हैं? स्टेराइल हो जाते हैं। अगर किसी एंटीजन को हमने हीट किल कर दिया तो उसके पास एंटीजेनिसिटी तो होगी, यानी अपने आप को एक्सप्रेस तो वो कर लेगा विद इन होस्ट, बट इसकी पैथोजेनिसिटी वो खत्म हो जाएगी। और ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग पैथोजन मीन्स जिसको हमने हीट किल करके रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी उसकी ख़त्म कर दी है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइव एटीन्यूटेड, लाइव एटीन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या मैंने आपको बताया कि एक हमने एंटीजन लिया, उसको मैंने हीट किल कर दिया। हीट किल करने से क्या हुआ? इस एंटीजन में एंटीजेनिसिटी तो बची रह गई, लेकिन डिजीज कॉज करने की जो इसकी कैपेबिलिटी थी वो खत्म हो गई। आप सोचोगे कि रिप्रोडक्शन खत्म होने से डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मान लो ये एंटीजन अंदर आएगा तो यहाँ पर ग्रोथ करके अपनी सेल्स को बढ़ाएगा, और जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतने ही ज़्यादा एंडोटॉक्सिन्स निकलेंगे, और वो एंडोटॉक्सिन्स इस सेल को डिजीज बनाएंगे। क्लियर? यानी अगर इस एंटीजन में हम क्या करें कि रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी ख़त्म कर दें, स्टेराइल बना दें, तो एक सेल आएगी, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो डिजीज कॉज करने की कोई यहाँ पर संभावना नहीं हो रही है। तो हमने क्या किया? हीट किल्ड कर दिया किसी एंटीजन को, जिससे उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो गई, और हीट किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं लाइव एटीन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर यहाँ तक?
अब देखिए, अगर ऐसा हमारे पास कोई लाइव एटीन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आप ये जान जाओगे ना कि इसके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है, इसके पास पैथोजेनिसिटी नहीं है, बट एंटीजेनिसिटी है। अगर हमने इसको किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, मान लीजिए ये होस्ट है ना, सेल है कोई, इसमें हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये मान लीजिए यही एंटीजन है जो हमने यहाँ पर हीट किल किया था। दिस इज द एंटीजन जिसको हमने क्या किया था, लाइव एटीन्यूटेड बना दिया था। ये हमारे अंदर जैसे आएगा तो सेल में जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में, इसमें क्या होगा, सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको पहचानेंगी। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू अंदर ले लेती हैं, फिर लेके कहाँ जाती हैं, लिम्फाइड ऑर्गन में, फिर वहाँ पर टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, फिर टी सेल रिकॉग्नाइज करने के बाद डिफरेंशिएट होता है बी सेल और टी सेल में, राइट। फिर बी सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, और टी सेल क्या बनती है, टीसी सेल के थ्रू सेल को ब्रस्ट करके इन्फेक्शन क्लियर करती है। इतना मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर क्या होगा, इस लाइव एटीन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब आपने इंट्रोड्यूस किया किसी होस्ट के अंदर और ये लाइव एटीन्यूटेड है, तो इसका मतलब है आपको कि ये पैथोजेनिसिटी कैरेक्टर इसके पास नहीं है। जैसे ये एंट्री करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसके एंटीजेनिक डिटरमिनेंट से इसको पहचान लेगी और पूरी प्रोसेस हो जाएगी कि ये फॉरेन पार्टिकल हैं, और फिर आपकी जो बी सेल्स हैं, कौन सी बी सेल, ये क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज बना देंगी अगेंस्ट दिस एंटीजन, राइट। यानी इस सेल को, इस होस्ट सेल को इस लाइव एटीन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इम्यून रिस्पॉन्स करा ही दिया, जिसके नाते इस पार्टिकुलर एंटीजन के लिए क्या बन गया, एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडीज बन गई, यानी इस एंटीजन की हर एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर तो एंटीबॉडीज बनी होंगी, स्पेसिफिक होती है ना एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो होगा क्या, ये रिप्रोडक्शन तो कर नहीं पा रहा है एंटीजन, तो इसको किल कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपकी एंटीबॉडीज बनी हैं अगेंस्ट दिस एंटीजन, वो एज अ मेमोरी सेल इस सेल में पड़ी रहेंगी। ये एंटीबॉडीज एज इट इज पड़ी रहेंगी इस सेल में। और आपको अगर मैं पूछूं कि ये एंटीबॉडी किस एंटीजन के लिए है, तो आप बोलोगे इसी के लिए जिसको हमने इंट्रोड्यूस कराया था, राइट। तो ये धीरे जैसे आपने लाइव एटीन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, तो एक्चुअल में हुआ क्या, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन करके इस एंटीजन के अगेंस्ट ये सेल इम्यूनाइज हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। अब मान लीजिए इन फ्यूचर एक नेचुरल इन्फेक्शन होता है इसी एंटीजन का। अब ये जो एंटीजन है नेचुरली अगर इन्फेक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास एंटीजेनिसिटी भी है और पैथोजेनिसिटी है। जैसे ये एंट्री करेगा, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट वी हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, यानी क्विक रिस्पांस के थ्रू इस एंटीजन को यहाँ पर किल कर लिया जाएगा। और यही है बेटा क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। इट इज नोन एज, इसमें एक्टिवनेस दिखाई गई, कुछ कराया गया। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होगी। स्लो इसलिए होगी, आपने लाइव एटीन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जैसे ही इंट्रोड्यूस किया किसी सेल में, इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिकॉग्नाइज करेंगी, टीएच सेल डिफरेंशिएट करेगी, है ना, टी सेल में बी सेल में एंटीबॉडीज बनेंगी, है ना, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होगा, राइट। फिर जो रिमेनिंग एंटीबॉडीज़ हैं वो मेमोरी सेल के फॉर्म में सेव हो जाएंगी, और जब कभी नेचुरल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी बनने का समय जो है ऑलरेडी इसके, क्योंकि इसने बना रखा है, और जल्दी से इसको किल कर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर। हालांकि ये प्रोसेस क्या है, स्लो है। यानी एक्टिव इम्यूनिटी के थ्रू जो इम्यूनाइजेशन हो रहा है सेल का, वो कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है, राइट। बहुत सारी वैक्सीन्स भी इस कंसेप्ट पे काम करती हैं कि अगर मान लीजिए जैसे टाइफाइड के लिए मान लो कोई वैक्सीन बनी है फॉर एग्जांपल, या आप कोई भी वायरल डिजीज़ के लिए कोई वैक्सीन बनी है, तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें लाइव एटीन्यूटेड वायरस ही होते हैं। क्लियर। वो क्या करते हैं, अंदर आते हैं, डिजीज़ तो काज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनको क्या कर दिया है,
हीट किल्ड कर दिया है, इनकी पैथोजेनिसिटी खत्म कर दी है, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, स्टेराइल बना दिया है। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है यानी एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज स्लो बेस्ड ऑन द मेमोरी सेल। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अगर मैं बात करूं पैसिव इम्यूनाइजेशन का, आइए उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। अगर हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी का, तो पैसिव इम्यूनिटी में हम करते क्या है ना, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को हम सीधे इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट के अंदर, है ना। अगर इस होस्ट में किसी एंटीजन ने इन्फेक्शन किया है और इस एंटीजन के लिए अगर हमने पहले से ही एंटीबॉडी कहीं बना के रखा है और जैसे ही इसने इन्फेक्शन किया हमने इस एंटीबॉडीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पर एंटीजन को किल कर दिया जाएगा। तो आपको देखने में नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर ना ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आ रही है, ना ही फिर बाद में TH सेल आ रही है, ना फिर TC सेल बन रहा है, ना B सेल, ऐसा कुछ हो रहा है ना, नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस है एंटीजन को किल करने का यानी इस सेल को इम्यूनाइज करने का, वो बहुत रैपिड हो रहा है। कब? जब हम किसी होस्ट के अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाल दें। क्लियर? चलिए, जैसे स्नेक बाइट, किसी को सांप ने काट रखा है ना, स्नेक बाइट हो गई है। अब वो जो वेनम है, वेनम जो है वो होस्ट के अंदर यानी किसी, ये मान लो किसी ह्यूमन बींग्स की सेल है जिसमें ये जो वेनम आ गया है लाइक दिस, ओके। तो इस वेनम के एक्शन के पहले हमें ज़रूरी है ना कि जल्दी से इस वेनम को डीएक्टिवेट किया जाए। तो स्नेक बाइट के दौरान इस वेनम का जो आपने सुना होगा एंटीडोट डाला जाता है, वो एक्चुअली प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं। और जैसे ही प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डालते हैं, धीरे धीरे ये जो वेनम है मीन्स एक्चुअली ये एज ए एंटीजन ट्रीट होगा इस सेल के लिए ना, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि इसमें ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट बहुत फास्ट चाहिए, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन करें, तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डालनी होती हैं। और हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ डाल दी, राइट। और ये जो वेनम है, जो एंटीजन के तरीके से ट्रीट हो रहा है इस सेल के द्वारा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, कुछ अगर आपको यहाँ नज़र आए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जा रहा होगा कि ये जो फास्ट इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है, इम्यूनाइजेशन का मतलब है अगर कोई सेल किसी एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ बना ले रही है तो उसको हम बोलेंगे इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस, बट पैसिव इम्यूनिटी जिसमें हम प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं वो कैसी है, फास्ट इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है। अच्छा, आपने सुना होगा कोलेस्ट्रम के बारे में। कोलेस्ट्रम क्या है? फर्स्ट मदर्स मिल्क, फर्स्ट मदर्स मिल्क। फर्स्ट मदर्स मिल्क की बात करें, जब कोई लेडी जो है बेबी बॉर्न होता है उसको, तो उसके मेमोरी ग्लैंड से जो है एक येलोइश कलर का थोड़ा सा कंसनट्रेट फ्लूइड निकलता है, मिल्क एक्चुअली उसको हम बोलते हैं मदर्स मिल्क, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब आप सोचोगे मदर्स मिल्क में क्या ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों आप जान लीजिए जो इम्यून सिस्टम होता है फर्स्ट मंथ टू 12 मंथ अगर बेबी है तब तक बिल्कुल डेवलप नहीं होता है, 12 महीने के बाद इम्यून सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है। अगर न्यूली बॉर्न बेबी है, कोई इन्फेंट है, ठीक है, इन्फेंट है, तो आपको पता है ये 12 महीने के पहले इसमें इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा, तो इसको भाई इन्फेक्शन से खतरा है। और अगर ये इन्फेंट सीधे फर्स्ट मदर मिल्क लेता है तो इसकी बॉडी में डायरेक्टली IgA पहुंच जाएंगी, और IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन A इस इन्फेंट को फर्दर इन्फेक्शन से बचाएंगी, क्योंकि इसके पास, बेचारे के पास अभी तो इम्यून सिस्टम है ही नहीं ना, है तो एकदम इनएक्टिव है। एक्टिव कब होगा, 12 मंथ के आसपास, राइट। तो ये कोलेस्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ
पैसिव इम्यूनाइजेशन, राइट। आई होप ये वीडियो आज को आपका जो आपने आज हमने डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे, वैक्सीनेशन की बात करेंगे, एलर्जी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।